गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज हम लोग क्लास 10th का यानी मैट्रिक बोर्ड का जो हिंदी मीडियम है बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग आज इतिहास का जो क्लास 10th का है इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे पूरे चैप्टर का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इतिहास का पहला चैप्टर है, इसका एमसीक्यू आज हम पूरा देखेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है, तो वो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। यानी तुर्की भी यूरोपीय राष्ट्र है, देश है, यानी सबसे उसका स्थिति खराब था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, सभी बच्चे याद कर लेंगे बढ़िया से। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वह किस घटना से उसका जन्म माना जाता है। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो वो था पुनर्जागरण। क्या था? पुनर्जागरण के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये संहिता का मतलब होता है, संहिता का मतलब है नियम कानून विधान, जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था अपने राज्यों में, उसे लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो नेपोलियन के द्वारा। कब हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। यानी नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू की गई थी नेपोलियन के द्वारा। उसके द्वारा लिखी गई एक कानून है, कानून का बुक है, नियम कानून का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है गैरिबल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरिबल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? गैरिबल्डी एक पेशे से क्या थे? नाविक थे। अगला क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो पता है इटली और जर्मनी दोनों ही यूरोपीय कंट्री है। कहाँ के हैं? यूरोपीय कंट्री है दोनों, यूरोप के हैं दोनों देश। कौन से महादेश के हैं? यूरोप महादेश के हैं इटली और जर्मनी दोनों। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 में जो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? तो वो था तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। इसी संधि के द्वारा क्या हुआ था? तुर्की पर बहुत सारा आर्थिक दबाव बहुत पड़ा था, आर्थिक लोड बहुत से उस पर डाल दिया गया था, जिसके कारण इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इस दयनीय हो गई थी। इसीलिए तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए अच्छा से इसको याद करना है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। यानी कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? कौन उसका विरोध कर रहा था? तो वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपीय कंट्री है, छोटा सा एक देश है, जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी आपस में मिले, एकीकरण हो दोनों का। इसका विरोध कौन किया था? ऑस्ट्रिया किया था। कौन किया था विरोध? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूड को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था।
तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी कौन सा वंश था, कौन सा वंश था जिसकी पुनर्स्थापना, यह पहले से था यानी फिर से उसकी स्थापना की गई, जो कांग्रेस वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, वो था बुर्बो वंश का। यानी बुर्बो वंश को वियना कांग्रेस के द्वारा पुनर्स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों के लिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का। यानी यूनान जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक हुए, खगोलविद हुए, गणितज्ञ हुए, विचारक हुए, समाज शास्त्री हुए। ये यूनान के लोग बहुत ही ये थे, प्रबुद्ध थे। इन्हीं के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत होकर के क्या हुआ था? यूरोपवासियों का के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बना था। वो कौन सा देश था? तो वो यूनान था। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो है कार्बोनरी से। यानी मेजनी जो है कार्बोनरी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है अभी पढ़े तुरंत, कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। सब VVI क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन, जालबेरिन एक संस्था थी, यानी किसकी संस्था थी? ये किस नाम से जाना जाता था? किसके लिए संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। यानी जालबेरिन जो है व्यापारियों का एक संस्था था। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति कौन अपनाया था? बिस्मार्क ने। कौन? बिस्मार्क ने। भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क भी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। और भारतीय बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है क्योंकि वह अपने कूटनीति के द्वारा भारत के जो खंडित राज्य थे, अलग अलग राजवाड़े थे, उसको क्या किए थे? एकीकरण करके भारत को एक किए थे, एकता के सूत्र में बांधे थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओटो बिस्मार्क निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो बिस्मार्क निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो वो जर्मनी का। कहाँ का? जर्मन का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया? 1832 ईस्वी में। यूनान भी इससे पहले क्या था? स्वतंत्र नहीं था, मतलब अधीन था, किसी का गुलाम था। उसे कब स्वतंत्र घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई? यानी लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई थी, वह किसके द्वारा दी गई थी? यानी कौन से संस्था के द्वारा दी गई थी? तो वो है कन्वेंशन के द्वारा। कन्वेंशन एक संस्था है जिसके द्वारा लुई 16वां और उसकी रानी को कौन सी सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी। और लुई 16वां जो है एक ऐसा शासक रहा इतिहास का जो अपने आप को भगवान कहता था, बोलता था मैं ही गॉड हूँ, मैं ही भगवान हूँ, जो मैं बोलूँगा वही सत्य होगा, वही नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वह संवैधानिक राजतंत्र। यानी राजतंत्र तो था लेकिन उसमें एक विशेषता था कि वो संवैधानिक था। क्या था? नियम कानून पर चलने वाला। राजतंत्र के साथ साथ वो क्या था? संवैधानिक भी था। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो वो था एड्रियानोपुल की संधि। इसी संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया, यानी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था?
तो जियोबर्टी था। नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? जियोबर्टी था। कौन था? जियोबर्टी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सिडान का युद्ध। सिडान के युद्ध के बाद के कारण ही जर्मनी का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था? वो था 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में क्या हुआ था? चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। और इसी विद्रोह के बाद यूनान को क्या घोषित किया गया था? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? यानी स्थापना हुई कहाँ हुई थी? तो ओडेसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओडेसा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो ये था, कौन थे? भारतीय शासक टीपू सुल्तान था जैकोबिन क्लब के सदस्य। ये भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जो है दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के शासक थे। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यानी वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था? तो वो मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। पता है, फ्रांस में 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता क्या की गई थी? लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती है? तो मैग्यार। हंगरी की अधिकांश जनता यानी मैक्सिमम जो वहाँ के नागरिक है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के वासी है, वह मैग्यार भाषा बोलते हैं। कहाँ के? हंगरी के। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ के। किस संघ के? राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन जो है सो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो ये 1862 ईस्वी में। यानी रोम पर आक्रमण करने की योजना 1862 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो गैरिबाल्डी के द्वारा। यानी गैरिबाल्डी ने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, बुम्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुम्बो राजवंश का शासक जो है फ्रांस में था। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? तो मार्सिले जो है फ्रांस का क्या है? राष्ट्रभक्ति गीत है। फ्रांस के राष्ट्रभक्ति गीत है। अगला है, सन 1870 में फ्रांस और वर्षा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडान में हुआ था। इससे पहले भी बताए हैं कि 1870 में फ्रांस और वर्षा के बीच में कहाँ पे युद्ध हुआ था? सीडान में। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण। एकदम VVI क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। अगला है, मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो है वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने। इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। यानी ऑस्ट्रिया इसमें हार गया था। ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपीय देश है, एक छोटा सा देश है
ऑस्ट्रेलिया अलग है, वह एक महादेश है, जबकि ऑस्ट्रिया एक छोटा सा यूरोपीय देश है। यानी सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। ये सब VVI क्वेश्चन है। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। सभ्यता का पलना का मतलब होता है यूरोप का जो सभ्यता संस्कृति जो इतना अच्छा हुआ, जहाँ पे वहाँ पर संस्कृति पली बढ़ी और यहाँ डेवलप हुई, विकसित हुआ, वह कहाँ पे खेला कूदा, यानी उसका पालन पोषण, यानी वह उसका जन्म कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ है? यूनान से। यूनान में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, खगोल विज्ञान, सभी विषयों के बड़े बड़े विद्वान जानकार वहाँ पे हुए हैं, जिसके कारण यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलना कहा जाता है। अगला है वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। VVI क्वेश्चन है, ये दोनों VVI क्वेश्चन है। तो वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी वर्साई की संधि? 1919 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी संस्था था। क्या था? मेटरनिक क्या था? संस्था नहीं, मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था। यानी वह प्रतिक्रिया बहुत अधिक देता था, किसी भी, यानी तार्किक था, वह किसी भी विषय पर वह प्रतिक्रिया देता था। मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। अब है कि बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क कौन था? तो ये कूटनीतिज्ञ था, पहले ही बताए हैं, ये राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ दोनों था। उसी प्रकार भारत का बिस्मार्क, भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बहुत बड़े ये क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो है गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो है गैरिबाल्डी था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। वो नहीं चाहता था कि दोनों का एकीकरण हो। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। हनोई का समझौता, हनोई एग्रीमेंट कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्व्यवस्था, यानी मेटरनिक जो व्यवस्था था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था, यानी जो पहले से जो व्यवस्था थी, सभ्यता संस्कृति थी, वो उसको फिर से बहाल करना, फिर से व्यवस्थित करना ही उसका क्या था? फिर से पुनर्स्थापन करना ही उसका क्या था? उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मैटरनिक ने बोला था। VVI क्वेश्चन है। यानी मैटरनिक ने बोला कि जब फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप वासी को, यानी यूरोप में जितने भी देश है, सभी देशों में क्या हो जाता है? सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। कौन बोला था? मैटरनिक बोला था। अब नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। नेपोलियन का जो कोड बना था, नेपोलियन कोड, उसमें 5 प्रकार के कोडों का वर्णन किया गया है। अगला है रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रपति का क्या था? प्रतीक था? तो ये जो है वह फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। तो हम फिर अगले वीडियो में इसका अगला जो पार्ट है, आगे अगले वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।